Assalamualaikum. Hope you are doing well. This is me, Tamsil Fatma, speech and language pathologist. Today I came up with a topic: 7 warning signs does your child need speech therapy? Well, I have seen many parents जो अपने बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसी चीज़ को आप लोगों के लिए आइडेंटिफाइबल बनाने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनिशियली आप घर पर खुद अपने तौर पर किन चीज़ों को नोट करके अपने बच्चे के स्पीच इश्यूज़ को टारगेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर उनमें से आता है हमारे पास योर चाइल्ड स्टटर्स, यानी आपका बच्चा हकलाता हो। अब यहाँ हकलाने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बात करते हुए अल्फाज या आवाज़ को रिपीट कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, या फिर वो इस तरह से कहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, या मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये सारे हमारे पास स्टैमरिंग में आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब बच्चा जितनी बार यहाँ पर इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे का मसला उतना ही ज़्यादा सुवेयर होता जा रहा है, उतना ज़्यादा बढ़ रहा है मसला, और उतना ही जल्दी आपको उसकी थेरेपी की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बोलते हुए वो अचानक से रुक जाता है, जैसे वो कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, या फिर वो अगर इस तरह से बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब दरमियान में ये जो पॉज ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रीदिंग सिस्टम और उसकी स्पीच आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारे पास स्टैमरिंग की कैटेगरी में जा रहा है। इसके अलावा अगर वो कोई एक्स्ट्रा वर्ड को यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अब ये जो बीच में उसने साउंड ऐड की है वाली, ये एक एक्स्ट्रा साउंड है, तो ये भी स्टैमरिंग कहलाएगा। इस सूरत में आप स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प से बच्चे की स्पीच को फ्लुएंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आता है हमारे पास सेज अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड, यानी अगर आपके बच्चे की वोकैबुलरी उसकी उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये इस बात की अलामत है कि बच्चा स्पीच और लैंग्वेज डिले का शिकार है। अब अगर यहाँ पर हम एज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की बात करें, तो मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मली हमारे पास जो बच्चा 1 साल की उम्र में आता है, उसकी वोकैबुलरी जो है वो 50 वर्ड्स की होती है। अब 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी का यहाँ 1 साल के बच्चे के लिए मतलब ये नहीं है कि वो 50 लफ्ज़ बोलना शुरू कर देगा। 1 साल का बच्चा तो हमारे पास मामा, बाबा या इस तरह से फ्यू वर्ड्स पर रिलाई करते हैं, बट वो उनको रिसेप्टिवली उसकी वोकैबुलरी डेवलप होना ज़रूरी है। अब रिसेप्टिव का मतलब क्या है कि वो उसको समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के बच्चे को आपने कहा है ओह आपका कप कहाँ है, अब बच्चा अगर कप की तरफ देख रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा फीडर कहाँ है, बच्चा फीडर की तरफ देख रहा है। अब वो बच्चा उसको देख रहा है या उसको पॉइंट कर रहा है, अपनी फिंगर से बता रहा है आपको, इसका मतलब है उसको पहचान है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो उसे चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, कम अज़ कम 50 की। अभी ये 1 ईयर के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 साल का। अब 3 साल तक आके बच्चे की स्पीच डेवलप हो रही होती है, यानी वो वोकलाइज़ कर रहा होता है, वो वर्बलाइज़ कर रहा होता है बेसिकली वर्ड्स को। तो यहाँ पर अगर उसकी वोकैबुलरी थाउजेंड्स वर्ड्स की है, तो वो उसकी एज अप्रोप्रिएट है, और अगर वो इससे ज़्यादा कम पे जा रहा है, तो फिर ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 साल तक, तो नॉर्मली 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी 10,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी डेवलप हो चुकी होती है। तो अब आपने यहाँ ऑब्वियसली काउंट तो नहीं करना कि आपके बच्चे के कितने वर्ड्स आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कितने वर्ड्स को वो बोल रहे हैं, लेकिन एज अ पेरेंट आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा सही रिस्पॉन्सिव है या नहीं है वो टाइम। तो इस तरह से आप टाइम पर थेरेपी लेने से आप इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास कि इश्यूज़ इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स, यानी अगर आपका बच्चा जो है साउंड्स को गलत बोल रहा है, जैसे बच्चा साउंड स नहीं बोल रहा या क नहीं बोल रहा सही तरह से, तो अब इसको आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे कि बच्चे की स्पीच नॉर्मली कैसी है। ये पेरेंट्स खुद भी नोटिस कर लेते हैं बाज़ औक़ात कि हमारा बच्चा स्पेसिफ़िक साउंड्स को बोलने में मुश्किल आ रही है इसको, या इसको ये मसला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे कैट को टैट बोल देते हैं, वो क साउंड को ट साउंड से रिप्लेस कर रहे हैं, या बच्चा वैन को बैन बोल रहा है।
और वो बार बार ही इसी तरह से कर रहा है, यानी वो कैट को कहीं पर भी कैट नहीं बोलेगा, वो हर जगह टैट बोलेगा। यानी उसे का साउंड नहीं आ रही तो वो कार को भी टर बोलेगा। जितने वर्ड्स उसके सी से बन रहे हैं वो उनको ट या किसी और वर्ड से जिससे वो रिप्लेस कर रहा है वो उसी वर्ड से उसको रिप्लेस करता रहेगा। तो अब इसका मतलब ये है कि बच्चे को वो साउंड बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपके बच्चे की डिटेल्ड असेसमेंट के बाद थेरेपी के ज़रिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इस तरह आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा, वरना नॉर्मली सोसाइटी में ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, यानी उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, ख़ासतौर पर उनके पीयर ग्रुप उनको इस बारे में बहुत तंग करते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आप इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आता है डोंट अंडरस्टैंड सिंपल स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या बात है कि मेजर पॉइंट ये है कि आपने नोटिस करना है कि आपका बच्चा नेम पे रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी जब आप उसका नाम लेकर उसको बुला रहे हो तो क्या बच्चा अटेंशन पे करता है, क्या वो आपको देख रहा है। एक दो दफ़ा तो समटाइम्स मिस हो जाता है, लेकिन रिपीटेडली अगर बच्चा नाम को थोड़ा इग्नोर कर रहा है या कुछ ऐसा इशू है तो आपने इस चीज़ को लाजमी नोटिस करना है, ठीक है। और अगर आप इस बारे में ज़रा सा भी कोई शक है तो आप डायरेक्टली स्पीच थेरेपिस्ट से टाइमली कंसल्ट करें। उसके अलावा ये बात सिर्फ नेम रिस्पॉन्स पे ख़त्म नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको सिंपल काम बोल रहे हो, नेम पे तो वो रिस्पॉन्स कर रहा हो, लेकिन आप उसको सिंपल काम कह रहे हो लेकिन वो उसको भी समझना उसके लिए मुश्किल हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो या ग्लास पकड़ा दो, ये बहुत सिंपल से काम है लेकिन बच्चा इस चीज़ को कम्प्रीहेंड नहीं कर रहा। नॉर्मली हम ऐसे बच्चों को कह देते हैं कि लेज़ी हैं और उनको बस लेज़ी का लेबल लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर अपने बच्चे को फोकस करना है। ज़रा सा भी शक लगता है आपको तो आपने फ़ौरन स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उस मसले को मैनेज करवाना है, ठीक है। नंबर 5 पर हमारे पास आ जाता है क्वाइट इन सोशल सिचुएशन, यानी आपका बच्चा अक्सर गैदरिंग्स में चुप चुप रहता है, अपने पीयर ग्रुप यानी हम उम्र बच्चों से बात करना या खेलना पसंद नहीं करता। तो ये इशू भी आपको थेरेपिस्ट से डिस्कस करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ बच्चे बाय नेचर बहुत थोड़े शर्मीले से होते हैं, वो एकदम से घुलने मिलने में इतने शार्प नहीं होते हैं, लेकिन उनका भी क्या होता है, वो एक सर्टेन पैटर्न होता है, वो एकदम से जब मिलते हैं तो वो नहीं किसी के साथ फ्री हो रहे या फ्रैंक होते, लेकिन थोड़ा टाइम 1 या 2 दफ़ा जब उनकी मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद वो बच्चे भी सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कंसेक्टिव मिलने पर भी किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो रहा है, किसी एक को छोड़कर, नॉर्मल आपने ऑब्जर्व करना है, बाज़ औक़ात होता है कि बच्चा किसी एक सर्टेन पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा रिपीटेडली हर अपने एज अप्रोप्रिएट बच्चों यानी अपने एज फेलोज़ के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है और खामोश रहता है इस तरह से सिचुएशंस में, तो आपका थेरेपिस्ट से टाइमली कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पर बात करते हैं हम डिफ़िकल्टी इन वर्ड रिट्रीवल, यानी बच्चा ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पा रहा और जनरल टर्म्स यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा आपको कहीं से आकर बताता है कि मम्मा मैं उधर गया था, मैं उस पर बैठा था। अब आपने पूछा आप किस पर बैठे थे? मम्मा वही जो बैठने वाली चीज़ होती है। बेटा किस चीज़ पर बैठे थे? मम्मा वही जो जिस पर हम बैठते हैं। अब वो एग्जैक्ट आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मैं सोफ़े पर बैठा था, मैं चेयर पर बैठा था, मैं झूले पर बैठा था। वो आपको जनरल टर्म यूज़ करके बता रहा है बैठने वाली चीज़ है या वो है, वो स्पेसिफाई डायरेक्ट चीज़ को नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम आम अल्फाज में कहें तो बच्चा गोल गोल घुमाकर बात कर रहा है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प से आप इस मसले को डील कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो आप एटलीस्ट उसको मैनेजेबल बना सकते हैं कि बच्चे की आने वाली ज़िंदगी में वो फंक्शनल हो जाए, उसको कम्युनिकेट करते हुए प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर बहुत माइनर्स है तो आप उसको 100% रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के मसले की सिवियरिटी पे। आगे चलते हैं नंबर 7 पर, इनकंसिस्टेंट साउंड एरर, यानी अब बच्चा एक साउंड को कहीं पर गलत बोल रहा है और कहीं सही। अभी नंबर 3 पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वो एक साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी उसे गलत प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पर। लेकिन एक पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि वहाँ पर बच्चा हर जगह उस साउंड को गलत बोल रहा है। जैसे उसने कैट को टैट बोला है तो वो कार को भी टार बोलेगा, यानी वो का साउंड को कहीं पे भी ठीक नहीं बोलेगा। मगर इस केस में क्या होगा कि बच्चा कैट को तो टैट बोल रहा है लेकिन कार को कार ही बोल रहा है। अब यहाँ पर उसको कार साउंड बोलनी आती है लेकिन कुछ जगहों पर उसको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में उसको बोलनी नहीं आ रही, यानी इसका एरर इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारे पास एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में जाता है जिसको आप स्पीच थेरेपी से कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं।
इसके अलावा वो बच्चे जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, उनको सुनने में कोई मसला हो, उन्हें हेयरिंग एड लगा हुआ हो या उनका कॉक्लियर इम्प्लांट हो, उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या बच्चे जिनको ऑटिज़म हो, ADHD हो, डाउन सिंड्रोम हो या उनका बाय बर्थ सारा पैटर्न ही डिले पे हो, वो चलना देर से शुरू करते हैं नॉर्मली जो बच्चे, या वो जो बैठना देर से शुरू करते हैं, उनकी स्पीच में भी बाज़ औक़ात डिले आ रहा होता है, तो आपको उनकी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चे की फ्री ऑनलाइन स्पीच कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ गुड डे।